Yeah, thank you so much, Monaji, for this nice introduction. Thank you. Yeah, and इस opportunity के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for coming. Thank you, thank you. So, let me first introduce myself. मैं स्वाति धारीवाल हूँ और मैं एक नेचर केयर प्रैक्टिशनर हूँ. और नेचर केयर के बारे में सब लोग जानते ही होंगे कि नेचर इन द सेंस इट मीन्स कि प्रकृति पर डिपेंड करती हुई हर चीज़, लाइक नेचर क्योर, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम प्रकृति पर डिपेंड करके करते हैं. तो दैट इज़ व्हाट इज नेचर क्योर. और ये जो चीज़ है, लाइक अभी लोगों को लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी न्यू, बट इट इज़ नॉट. ये अपने इंडिया में समझो या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी समझो ना, तो ये मतलब सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि हम प्राकृतिक तौर पे ही अपने आप को सही कर लेते थे वंस अपॉन अ टाइम. अब जैसे गए 100-150 साल में ही ये जो अंग्रेजी दवाई की परंपरा पद्धति जो चल पड़ी है, इस वजह से अपनी जो लोकल जो अपनी नॉलेज थी उसे हम धीरे धीरे कम कर चुके हैं. अपन अपनी ही विरासत को, अपनी ही परंपरा को अपन भूल चुके हैं. तो इसी चीज़ को दोबारा एक तरह से आपको याद दिलाने आ रही हूँ, समझ लीजिए कि भाई हम क्या खोए हैं और अभी हम किस चीज़ को दोबारा हम रिकलेक्ट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं. तो मेरा ये जर्नी शुरू हुआ था जब मैं 5 साल की थी, जब मेरे पापा ने नेचर क्योर में फर्स्ट टाइम मेरे पापा को इंट्रोडक्शन मिला नेचर क्योर का, तो वो प्रैक्टिस करना शुरू किए. पहले सीखे, फिर उनको लगा कि उनको ये बहुत पसंद आया, तो उन्होंने सोचा कि मुझे भी यही काम करना चाहिए, मुझे इसी चीज़ को लोगों तक ले जाना चाहिए. तो उस उम्र से ही मैंने उनको हेल्प करना शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा हर उम्र के हिसाब से जो मैं जितना हेल्प कर सकती थी मैं करती थी. तो इस जरिए मेरा नेचर क्योर के प्रति अच्छा लगाव हो गया, अच्छा नॉलेज भी हो गई और एक्सपीरियंस भी हो गया. फिर बाद में जाके मैंने डिप्लोमा भी किया और फिर रजिस्ट्रेशन करके अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ. तो गए 25 साल से मैंने प्रैक्टिस किया है. मेरे पापा के हॉस्पिटल में भी मैंने शादी से पहले प्रैक्टिस किया, शादी के बाद थोड़ा गैप पड़ गया था, फिर दोबारा मैंने उसको रीस्टार्ट किया और अब 5 साल से मैं प्रॉपरली एज अ नेचर केयर सेंटर चला रही हूँ, जहाँ पर लोग आके मेरे पास रहते हैं और यहाँ रहते हुए वो अपने हर इश्यूज़ को, हर डिसीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ, ऑनलाइन गाइडेंस भी देती हूँ और साथ में यहाँ पर आकर लोग स्टे करके भी ट्रीटमेंट लेते हैं. तो अब ये नेचर क्योर है क्या चीज़, पहले तो वो समझें हम कि नेचर क्योर है क्या. तो सबसे पहले मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि कभी आपने देखा है कि जब अपन बाहर जाते हैं या कभी जंगल वंगल सफारी में गए हों या कभी घर के अंदर ही सही, किसी जानवर को, क्या किसी जानवर का डेड बॉडी, मतलब किसी भी जानवर की डेड बॉडी जो नेचुरली मरा हो, कभी आपने देखी है क्या? लाइक अगर जानवर कोई ऐसे मरा हुआ दिखता है अपने को, वो यूजुअली किसी एक्सीडेंट से मरा हुआ होता है. प्राकृतिक तौर पे मरे हुए जानवर की बॉडी अपने को कभी यूजुअली दिखती नहीं है. ओके, एंड ये एक है. और एक और सवाल है कि कभी आपने किसी प्राकृतिक तौर पर जीने वाले जानवर को, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है जो वो अपने हिसाब से जी रहा है, उसे हम खाना खिला रहे हैं, वो हमारे हिसाब से जी रहा है, लेकिन जो प्रकृति में जो अपने आप जो प्रकृति में प्राणी जी रहे हैं, जो भी बर्ड्स हैं, जो भी जानवर हैं, उनमें से ऐसे कितने जानवर या कितने पक्षियों को कभी किसी ने मतलब बीमार देखा हो, बहुत तकलीफ में देखा हो, या किसी और के पास अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर जाते हुए देखा हो कि भाई मुझे तकलीफ हो गई, मुझे ये सही करा दो. तो यूजुअली हमने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसका एक रीजन है कि प्रकृति ने अपनी जो प्रकृति का जो एक सिस्टम है, उसके अंदर प्रकृति ने सभी को इस तरह से बनाया हुआ है कि सब अपने आप पैदा होते हैं, मतलब अपने आप ही पैदा होते हैं, अपने आप ही अपने भरण पोषण का ध्यान रखते हैं और आगे जाके खुद ही 1 से 2 होते हैं, या बच्चे भी पैदा करना अपने आप ही सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और जब भी उनको कोई तकलीफ होती है शारीरिक, तो उसे भी सही करना जानते हैं. प्रकृति ने इसी तरह से हर किसी को बनाया हुआ है. लेकिन जानवर जो हैं, उनको अभी तक किसी ने उनके दिमाग को डिस्टर्ब नहीं किया है, या वो मतलब उनके पास इतना दिमाग नहीं दिया भगवान ने कि वो दिमाग यूज करके कुछ नई चीजें देख सकें, ढूंढ सकें. लेकिन इंसान के पास दिमाग है, तो वो नए नए आविष्कारों में लगा हुआ है, जबकि अगर वो सही तरीके से समझे तो अपने ही पास जो अपनी धरोहर है उसी को फॉलो करते हुए वो अपनी हेल्थ को सही रख सकता है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि भाई किसी जानवर को आपने बीमार देखा है क्या, तो यूजुअली हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन यही देखा जाए कि इंसानों में कितने लोग बीमार हैं. तो मोस्टली जहां तक मैं जानती हूँ,
कि हर घर के अंदर ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन को कोई ना कोई हेल्थ इशू है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो कोई टीनेजर हो, चाहे वो कोई 40s के अंदर हो या चाहे 60s के अंदर हो। ऐसे शायद ही कोई होंगे जिनको कभी हेल्थ इश्यूज ही नहीं आती होंगी। हेल्थ इश्यूज छोटी मोटी आती हैं सभी को, और आनी भी चाहिए, जैसे कि बुखार, जुकाम या सिर दर्द या बॉडी पेन या खांसी। ये जो चीज़ें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं और ये आनी चाहिए। अगर ये आती हैं तो हमें पता पड़ता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमारे शरीर के अंदर थोड़ी विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो चुके हैं, तो इन्हें हमें निकालना है, तो हम इसके लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश नहीं करते। हम इनको सोचते हैं कि हम क्लियर कर रहे हैं दवाइयाँ लेके, लेकिन वो क्लियर नहीं होती हैं, वो अंदर ही अंदर दब जाती हैं। तो वो जो टॉक्सिन जो निकलना चाह रहे थे वो अंदर ही अंदर जब दब जाती हैं, और जैसे वो अंदर दब गई तो अंदर ही अंदर वो और भी बड़ा रूप लेना शुरू कर देती हैं। तो बचपन से ये परंपरा अपने घरों में शुरू हो जाती है। जैसे आज की तारीख में अगर अपना रूटीन देखा जाए या अपना लाइफस्टाइल देखा जाए, कि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है या पैदा होने से पहले ही हम उसे वैक्सीनेशन देना शुरू कर देते हैं। तो जहर का इंट्रोडक्शन उसके शरीर के अंदर अपन पैदा होते ही कर चुके हैं, और फिर धीरे धीरे उसको पैकेज दूध देते हैं, जबकि उसको माँ का दूध पीना चाहिए। प्रकृति ने तो माँ का दूध तैयार कर रखा है ना उसके लिए, वो छोड़ के अपन पैकेज दूध पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वीनिंग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, बाहरी खाना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल हम बच्चे की बचपन से ही थोड़ी सी डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चे को कई बार जुकाम होता है, कई बार बुखार होता है। तो हम उस बुखार को और जुकाम को सही तरीके से सही नहीं होने देकर हम उसे दवाइयों से, सिरप से या एंटीबायोटिक से उसको वहीं के वहीं दबा देते हैं। तो अंदर अपने जो विजातीय द्रव्य है, जो म्यूकस है, जो कफ के रूप में बाहर निकल रहा था, उसे हम अंदर ही अंदर रोक लेते हैं। तो ये जो चीज़ अंदर रुक गई, अभी ये तो एक स्टेज हुआ कि बच्चे के बचपन की बात कर रहे हैं, और ऐसे ही मतलब जो बच्चा बड़ा होता है हर स्टेज पे आती है, हम हर स्टेज में उसे रोकते रहते हैं, दबाते रहते हैं। तो यही चीज अंदर ही अंदर ज्यादा इकट्ठा होते हुए एक बार एक जगह जो जहर इकट्ठा हो चुका है वो समय के साथ और भी जहरीली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ने एक जगह कोई फल हो या कोई खाना हो, अगर अपन ने ढक के रख के भूल गए समझ लो, तो क्या होता है उसमें, एक दिन में 2 दिन में वो सड़ जाता है। अब ठीक है, वो चीज सड़ गई, अगर तब भी मैंने उसको बाहर नहीं डाला, अगर तब भी मैंने उसको वहीं छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो और भी ज्यादा सड़ जाती है। सड़ी हुई चीज में ही और सड़ान हो जाती है। फिर उस सड़ान को खत्म करने के लिए उसके अंदर कीड़े उत्पन्न होते हैं। तो यही कीड़े जो होते हैं जो उस खराब सड़ी हुई चीज को खत्म करने के लिए आए हुए हैं। तो नेचर केयर में हम क्या बोलते हैं कि यही हो रहा है अपने शरीर के अंदर भी। हमने जैसे ही अंदर कुछ चीजें विजातीय द्रव्य पैदा हो गई, जो कि अपने रूटीन के हिसाब से होती ही हैं, उनको अगर हमने सही तरीके से बाहर निकलने दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमने उसे तरीके से निकल नहीं दिया, उसको गोलियों से जैसे ही अपन ने उसे सप्रेस कर दिया, तो वो अंदर ही अंदर पड़े पड़े और भी विकराल रूप धारण करती है धीरे धीरे। तभी अपने को धीरे धीरे थोड़ी सी एडवांस स्टेज की बीमारियां दिखती हैं, थोड़े दिन बाद और थोड़े एडवांस स्टेज की बीमारियां दिखती हैं। अपन सोचते हैं कि आज मुझे मतलब बुखार हो गया था, मैंने गोली ले ली, ठीक है। थोड़े दिन बाद पता पड़ी कि थोड़ा सा अल्सर हो गया, तो ठीक है, अल्सर की दवाई ले ली। थोड़े दिन बाद पता पड़ी कि भाई मेरे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है, थोड़े दिन बाद उसकी दवाई ले ली मैंने। फिर वही थोड़े दिन बाद पता पड़ी कि भाई मेरे को बीपी हो गई, तो मैंने उसकी भी दवाई ले ली। लेकिन हुआ क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ है, प्रॉब्लम का सिर्फ रूप बदला है। यूं ही समय के साथ किडनी की, जब अपन बीपी की दवाई लेना शुरू कर दिए, तो वो दवाई आगे जाके किडनी खराब कर देती है। मतलब धीरे 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 करके उस स्टेज तक पहुंच जाती है कि जहां पर अब लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, और आज की तारीख में हम इसी रास्ते जा रहे हैं, हर कोई इंसान। अगर अपन अपना पुरानी अगर हिस्ट्री देखी जाए, या कुछ अभी भी ऐसे कॉम हैं या कम्युनिटीज हैं जहाँ पर आज भी लोग काफी लंबा जीते हैं, और हम भी कभी इतना ही लंबा जिया करते थे। हमारे भी समाज में, मतलब हमारे भारत में भी काफी लंबी आयु पाते थे लोग। तो जब कहते हैं कि आयुष अपना करीब 250-300 साल की हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि भाई 100 साल तक भी पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है। 40 के बाद भी अपनी जिंदगी, मतलब अपन सोचते हैं, आजकल तो कहने में ये आ रहा है कि भैया 40 के ऊपर जितना भी जी रहे हो आप, वो बोनस में जी रहे हो, है ना। 40-50 के ऊपर जी रहे हो, वो आप ये बोनस में ही है, एंजॉय कर लो। क्योंकि कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, कब किसको क्या बीमारी हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है।
ये हम मानकर ही चल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली अपनी सच्चाई नहीं है। ये हमने हमारे ही हाथों से अपनी जिंदगी की हालत कर रखी है, और इसमें हमें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती अपनी नहीं है। गलती तो मतलब अभी जो वातावरण ही चल रहा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रही है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स हो रही है, जिसके पास जो प्रोडक्ट है उसे बेचने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। तो जो भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, हम उसी के पीछे जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो सही है, लेकिन वो सही है या गलत है, इतना सोचने की भी अभी बहुत ज्यादा अपने पास इक्विपमेंट्स या अपने पास उतनी समझ अब नहीं रही, क्योंकि अपनी समझ काफी बदली जा चुकी है ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट्स। तो अपनी समझ में यही है थॉट कि भाई बच्चा छींक रहा है, बच्चा खांस रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। बच्चे को बुखार हो गया है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। अब तो यहाँ तक हो चुका है कि पहले किसी जमाने में बड़े बुजुर्ग जब भी कोई घर में बीमार होता था बोल देते थे कि भाई थोड़ा उपवास कर लो, कुछ खाओ मत, रेस्ट कर लो। लेकिन आजकल तो वो सिस्टम रहा ही नहीं। अब तो बड़े बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि भैया तकलीफ हो रही है, इमीडिएटली पहले डॉक्टर के पास जाओ। तो सबको लगता है कि यही सही रास्ता है, क्योंकि यही देखते आ रहे हैं। एक जमाना था 100 साल पहले भी अगर आप देखते हैं पास्ट में, तो न तो इतनी बीमारियां थी और न तो इतने डॉक्टर्स थे। लेकिन आज की तारीख में बीमारियां भी इतनी सारी हैं और बीमारियों के नाम भी इतने सारे हैं और डॉक्टर्स भी उतने ही हो चुके हैं। हर गली में डॉक्टर है, हर गली में फार्मेसी है, लेकिन फिर भी बीमारियां किसी की मिट नहीं रही है, दिन ब दिन बढ़ी रही है। ये समझने वाली बात है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई साइंस ने बहुत साइंटिफिकली हम लोग बहुत किए हैं, साइंस में हमने इतने सारे आविष्कार कर लिए हैं, इतनी सारी डिस्कवरीज कर ली हैं, इतनी दवाइयों की खोज हो गई है, लेकिन साथ में इतनी बीमारियां भी पनप रही हैं, ये हम नहीं देख रहे हैं। साथ में हर कुछ दिनों में अपने को एक नई बीमारी का नाम सुनने को मिल रहा है, ये किसी को ध्यान नहीं आ रहा है, जबकि ये सब कभी अपने इस दुनिया में था ही नहीं। अब हम इंसान इस धरती पर गए 200-400 साल से नहीं जी रहे, सदियों से जीते आ रहे हैं, और सदियों से ये चीजें थी नहीं। तो सदियों से हम आज तक जिंदा कैसे रहे? बिना वैक्सीन के हम कैसे जी रहे? बिना दवाइयों के हम कैसे जी गए? इतने सदियों से हम जी गए, इतने सदियों से हम लोग अपनी जिंदगी को, अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को संभाल लिए, तो अब क्यों नहीं संभल पा रहा है? अब कहाँ दिक्कत आ रही है? तो यही एक समझने वाली बात है। तो अब ये मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि भाई नेचर क्योर क्या है। अब अपनी हेल्थ को अपन कैसे संभाल सकते हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगी कि प्रकृति क्या कहती है। हमें ये समझना है कि नेचर ने हमारे लिए क्या लाइफस्टाइल डिजाइन किया है, क्या खान पान डिजाइन किया है, और हम अगर उस तरह से जीते हैं, अगर उस तरह से खाते हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगी। जस्ट लाइक जो वाइल्ड एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, या जो बर्ड्स हैं, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। जिस तरह से प्रकृति ने उनको जीने के लिए डिजाइन किया है, वो वैसे ही जी रहे हैं। वो वही चीजें खा रहे हैं जिसके लिए वो डिजाइन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक शेर के सामने अगर आप एक बहुत ही बढ़िया सा पका हुआ रसीला आम रख दो, तो उसके मुंह में पानी छूटने वाला नहीं है, राइट? और यही अगर एक गाय के सामने आप एक बकरे के बच्चे को रख दो, तो उसके मुंह में पानी छूटने वाला नहीं है, राइट? तो ये जो जानवर है, ये अभी भी अपने प्रकृति के हिसाब से ही अपने भोजन का चयन कर रहे हैं। इंसान ही है जो थोड़ा सा भटक चुका है, और उसके पीछे कारण भी है कि भाई कई अपने सदियों से जो अपन जी जा रहे हैं, उसमें कई बार बाढ़ भी आए हैं, कई बार मतलब सूखा भी पड़ा है, कई बार आग भी लगी होगी, तो कई बार अपने खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था नहीं हुई होगी। तो ऐसे समय में हमने अपने खाने पीने की सिस्टम को थोड़ा चेंज किया होगा। लेकिन जब अपने पास वापस नॉर्मल सी आ जाती है, वापस अपने आसपास पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, तब वापस अपने को अपने ही राइट फूड की तरफ जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। और कई लोग अभी भी गलत खान पान की तरफ हैं, और गलत खान पान की वजह से कई सारी बीमारियां हैं। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि भाई हमें कैसे पता पड़े कि मेरे लिए सही भोजन क्या है। जैसे बाकी जानवरों को पता पड़ती है कि उनका सही भोजन क्या है, हमें क्यों नहीं पता पड़ती कि हमारा सही भोजन क्या है? भाई मेरे पास भी दिमाग है, मेरे भी सेंसेस हैं, तो मुझे क्यों नहीं पता पड़ रही? तो हम लोग बचपन से ही काफी कंफ्यूज कर दिए गए हैं। अपने सिस्टम को अपन ने इतना कंफ्यूज कर दिया है कि उसको खुद के लिए जो सही है, जो गलत है, उसको नहीं समझ में आ रही। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी ये चीज कि भाई हम कैसे समझ सकते हैं कि मेरा सही भोजन क्या है।
अब अपनी सारी मेमोरी इरेज कर दो आप कि आप क्या खाते थे, आपने बचपन में क्या खाया है, अपने घरों में क्या बनता है, अपने बाजार में क्या मिलता है, सब चीज़ भूल जाइए। और आप जस्ट इतना इमेजिन कीजिए कि आपको एक जंगल में छोड़ दिया गया है। आप एक जंगल में जा रहे हो और वहाँ पर सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं है, और कुछ देर में आपको चलते चलते भूख लग गई। अगर आपको भूख लगी तो आप नॉर्मली आप क्या खाना चूज करोगे, आप क्या खाओगे? ये जरा कोई भी अगर बता सकते हैं मुझे, मैसेज करके भी बता सकते हैं। एक जस्ट फ्रूट्स हाँ, जो भी वहां पे मिलेगा नेचर में, तो अभी वहां कुछ पका हुआ या कुक्ड फूड मिलने वाला है नहीं, तो जो भी अवेलेबल होगा उसी से ही अपनी भूख मिटाने की कोशिश करेंगे। राइट। तो अब ये मुझे बताइए कि रास्ते में आपको एक बकरी का बच्चा भी दिख सकता है, ठीक है? अब मैं ये अपने समाज में ये सिस्टम नहीं है, लेकिन दुनिया में कई लोग नॉनवेज भी खाते हैं, मैं उनका एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनके सामने अगर एक बकरी का बच्चा आ जाए या एक मुर्गी का बच्चा आ जाए, तो क्या उनको उसे देखते ही लगेगा कि मैं इसे खा लूं उठाकर? आई थिंक यस। नो नो। एक और एग्जांपल देती हूँ कैसे। अब अपना अपना ही ले लीजिए, हम तो वेजिटेरियन हैं, तो आप चल रहे हैं समझ लो, और एक खेत आ गया या कोई मतलब जहाँ पर गेहूं उग रहा होगा या चावल उग रहा होगा, तो उसे देखकर खा लोगे आप? नहीं, एकदम से। आई थिंक एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट कि कोई भी चीज उसके प्राकृतिक रूप में, वो जिस रूप में है उसी रूप में अगर मैं लेकर खाने के लिए अगर मेरा मन नहीं हुआ, तो वह मेरा खाना नहीं है। राइट? तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जो जिंदगी भर नॉनवेज खाया हुआ होगा भले, लेकिन फिर भी अगर उसके सामने एक जिंदा मुर्गी को रख दे या एक जिंदा एक बकरी के बच्चे को रख लें, तो उसको देखकर उसके मुंह में पानी नहीं छूटेगा। और अपने भी सामने अगर गेहूं के दाने रख दिए जाएं या चावल के दाने रख दिए जाएं या दाल रख दिया जाए, तो अपने मुंह में पानी नहीं छूटेगा। और यही अगर इसकी जगह पर अगर अपने सामने एक फल आ जाए, पेड़ पर अगर दूर से भी फल दिख जाए, तो हरियाली के बीच वो जो रंग होगा वो हमारी आंखों को अट्रैक्ट करेगा। हम नजदीक जाएंगे, उसे टच करेंगे, तो उसका टच भी अपने को थोड़ा सुहावना लगेगा। और जैसे ही नजदीक लेंगे, उसकी खुशबू जो आएगी, उस खुशबू से मेरे मुंह में पानी छूटेगा। और जैसे मैं उसे चबाऊंगी तो मुझे लगेगा ये हाँ, ये मैं खा सकती हूँ। और जैसे उसका स्वाद मेरे मुंह में आएगा, मुझे लगेगा हाँ, ये मुझे भा रहा है, ये मुझे पसंद आ रहा है। तो मेरे पांचों सेंसेस ने उसको अप्रूव किया। राइट। तो वो मेरा सही खाना है। तो हर चीज जो उसके प्राकृतिक रूप में है, उसके ओरिजिनल रूप में है, और अगर मैं उसको उसके ओरिजिनल रूप में खा पाती हूँ, तो वो मेरा सही खाना है। जैसे ही मैंने उसका रूप अल्टर कर दिया, जैसे ही उसमें मैंने चार चीजें मिला दी, तो मैंने अपने आप को भ्रमित किया है और मैंने कुछ भी खा लिया है। राइट? मैं इंसान को स्वादिष्ट बनाकर कुछ भी खिला दिया जाए, अगर उसमें स्पाइसेस मिला लें, उसको स्वादिष्ट बना दें, तो इंसान आज की तारीख में कुछ भी खा रहे हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो रहा है कि हर देश में देखो तो ऐसी कई सारी चीजें खाने में आ रही हैं जो अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। राइट? तो दैट्स द पॉइंट कि ये समझने वाली बात है कि खाना मेरा क्या है, ये मुझे अपने पांचों सेंसेस के थ्रू मुझे चूज करना है। ये बाकी प्राणी कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मेमोरीज डिस्टर्ब कर दी जा चुकी हैं, हमारी आदतें घरों में अलग तरीके की पड़ चुकी है। तो हमें मतलब वही पता है कि हम ये हमारा खाना है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन सही में मायने में मेरा खाना क्या है वो हम भूल चुके हैं। ठीक है? तो प्रकृति हमारे लिए क्या क्या डिजाइन करी हुई है, अब ये बता देती हूँ। एक स्वस्थ जीवन के लिए अगर मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, मुझे बीमारी ही नहीं चाहिए, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, तो मुझे क्या करना है? प्रकृति ने मेरे लिए जो चीजें डिजाइन की हैं, जैसे जो खाना मेरे लिए प्रकृति ने डिजाइन किया है, मैं मैक्सिमम वो खाना खाऊं। जैसे मैं फल ज्यादा खाऊं, और कुछ सब्जियां हैं जो मैं खा पाती हूँ, जैसे ककड़ी है, टमाटर, ये चीजें भी मुझे खाने में अच्छी लग जाती हैं, वो भी एक तरह के फल ही हैं, तो वो भी मैं खा लूँ। तो ये चीजें मैं उसके ओरिजिनल रूप में ज्यादा खाऊं। और फिर भी हाँ, मेरी आदतें पड़ी है बचपन से कि मैं रोटी सब्जी खाती आ रही हूँ, मैं मिठाइयाँ भी खाती आ रही हूँ, तो उसे भी थोड़ा बहुत रख लीजिए, लेकिन वो अपना मेजर खाना नहीं रहते हुए फल और सब्जी ज्यादा कर लेंगे अगर, तो अपने लिए काफी फायदेमंद होगा। क्योंकि जब अपन खाने को पकाकर खाते हैं, अनाज को खाते हैं, या मिठाइयाँ हैं जिसमें घी तेल वगैरह होता है, शक्कर वगैरह होता है, ये खाना जैसा ही हमने खा लिया, तो उस खाने को हजम करने के लिए अपने बॉडी की पूरी एनर्जी लग जाती है, और 4 घंटे या 5 घंटे अपनी पूरी एनर्जी उसमें खर्च होती है, तब जाकर वो खाना पेट से निकलकर आंतों तक जाता है। और अपनी आंतें 22 फीट की हैं,
तो उस पूरे में से प्रोसेस होकर बाहर निकलते निकलते काफी एनर्जी उस पर खर्च हो जाती है। और अपनी अब आदत ऐसी हो चुकी है कि हम दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार भी खा लेते हैं। तो जब बार बार पेट के अंदर अनाज जाता है तो अपनी सारी एनर्जीज उसको पेट में से आंतों तक धकेलने में ही लग जाती है, तो उसके आगे का काम तो हो ही नहीं पाता है। तो प्रॉपर डाइजेशन अपने बॉडी के अंदर हो ही नहीं रहा है आजकल, और इसी वजह से बहुत ज्यादा अंदर जो पुराना मैटर इकट्ठा होता जाता है, वो अंदर ही अंदर सड़ रहा होता है और अंदर ही अंदर म्यूकस बन रहा होता है। और आजकल आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों के पेट बहुत आ चुका होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से, एकदम सिंपली, खाली आंखों से देखकर ही समझ जाइए कि इस पेट के अंदर 5 से 20 किलो का पुराना मैटर है, सभी के है। और जिसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी तोंद है उसके 30 से 40 किलो भी हो सकता है। 5 से 20 किलो इज नॉर्मल, ठीक है। तो इसे अगर क्लियर करना है तो हमें खाना पीना बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए कि दिन में 5 बार खा रहे हैं, 6 बार खा रहे हैं, और हम लोग भगवान की दया से संपन्न हैं, तो हम बढ़िया से बढ़िया चीज लाकर खा रहे हैं, तो फिर इसके बावजूद कई बार लोगों को ताकत की कमी क्यों महसूस हो रही है? हाँ, ये तो बहुत हो रहा है, बिल्कुल। ये है राइट सब जगह। तो जब मैं इतनी बार खा रही हूँ तो मुझे तो बहुत ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं है। अब समझने वाली ये मेन पॉइंट आपके समझने के लिए है कि मेरी सारी एनर्जी उसे हजम करने में लग रही है, तो ताकत बचेगी कहाँ से? और जो भी मैं खा रही हूँ वो 100% बढ़िया क्वालिटी का खाना नहीं है। जो मैं एक आधा किलो का अगर मैं खाना खा रही हूँ तो उसमें से मेरे लिए 50 ग्राम की ताकत भी नहीं है। मैं इस तरह का खाना खा रही हूँ, उसे इतना प्रोसेस कर दिया गया है कि उसके अंदर मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए यूजफुल तत्व बहुत कम बचे और यूजलेस तत्व बहुत सारे रह गए। तो उस यूजलेस तत्वों को ठिकाने पहुंचाने में ही सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो मैं 10 बार भी खा लूं तो भी मेरे को जितनी जरूरत है पोषण की उतनी मुझे मिल नहीं रही है, और थोड़ी बहुत जो मिल गई वो भी सारी खर्च हो रही है दिन भर जो मैं इनपुट डाल रही हूँ उसी को ठिकाने करने में। तो इसलिए अपने खाने पीने में कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। अपने पुराने जमाने में कहा जाता था कि 1 बार खाए जो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। जो 3 बार खाया वो रोगी होना शुरू हो जाता है। और हम आज कितनी बार खा रहे हैं? तो फिर हर घर में बीमारी क्यों नहीं होगी? सिंपल सी बात है कि हर घर में हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होना वाजिब है। तो अपने खाने पर कंट्रोल लाएं कि खाना दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं खाएं, और उसमें भी जहां तक हो सके अपना खाना 50% से ज्यादा फल रहें, और 20, 25, 30% सब्जियां रहें, और अनाज सिर्फ 10% रहे, और फिर चिकनाई के लिए नट्स जो हैं वो 5% रहें। तो अपना हेल्थ धीरे धीरे अपने आप ही सही लाइन पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये रही खाने पीने की बात। तो सिर्फ खाना ही हेल्थ के लिए इनफ नहीं है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो अपने हेल्थ के लिए इन्फ्लुएंस करता है। और हम कहते हैं कि मतलब 8 चीजें हैं जिसमें खाना एक हिस्सा है, बाकी 7 हिस्से और हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं खाने के बराबर। जो अपना सही खाना बोल रही हूँ मैं उसके बराबर और 7 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, तब जाकर आपका स्वास्थ्य एकदम सही हो सकता है। ठीक है। तो अगली चीज है सूर्य की किरणें। अब आजकल मैक्सिमम लोग सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर नहीं निकलते, बॉडी पर क्रीम लगाए बिना नहीं रहते, मॉइस्चराइजर के बिना नहीं रहते, लेकिन ये सब चीजें अपने शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं क्योंकि ये सब केमिकल से बनी हुई हैं। और केमिकल्स हम सोचते हैं कि मैं तो स्किन पर लगा रही हूँ तो मेरे हानि कैसे करेगा, लेकिन मेरे स्किन के अंदर लाखों पोर हैं, लाखों सांस लेने के लिए इसमें छेद हैं, जिससे मैं जो कुछ भी मेरे स्किन पर लगाऊंगी तो वो मेरे अंदर जाएगा, मेरे खून में मिलेगा। तो जो भी चीज मैं अपने बाहर से लगा रही हूँ वो सारा का सारा मेरे खून में मिल रहा है, तो मेरे खून को उस केमिकल को भी प्रोसेस करके बाहर निकालना पड़ रहा है। ओके। तो मैं अपने शरीर को मैं अननेसेसरीली वापस प्रेशराइज कर रही हूँ एक्स्ट्रा काम के लिए, मेरे शरीर को एक्स्ट्रा काम दे रही हूँ टू रिमूव मोर ऑफ केमिकल्स फ्रॉम माय बॉडी, जो कि जरूरत नहीं है।
तो सनस्क्रीन, लोग कहते हैं कि भाई सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाइए, क्योंकि वरना आपका स्किन काला पड़ सकता है, वरना आपके स्किन में कुछ इश्यूज आ सकती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सूरज अपना मित्र है, अपना दुश्मन नहीं है। क्योंकि अगर सूरज नहीं है तो धरती के ऊपर कोई भी प्राणी जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर सूरज 4 इंच भी हट जाए धरती से दूर तो भी जीवन पर से जीवन ही खत्म हो जाए, धरती पर से जीवन ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। सूरज का इतना महत्व है। तो वो मेरा दुश्मन कैसे हुआ? वो मेरा दुश्मन नहीं है, उसकी किरणें मेरी दुश्मन नहीं है। अगर उसकी किरणों से अगर मेरा स्किन अगर जल रहा है, मेरा स्किन अगर डार्क हो रहा है, तो मेरे अंदर की टॉक्सिन्स को जला रहा है। ओके। तो मुझे उसे रोकना नहीं है, इसलिए मुझे केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है। उल्टा वो जो केमिकल्स हैं वो सूरज की किरणों से रिएक्ट करके मेरे अंदर से जो टॉक्सिक पसीना निकल रहा है वो रिएक्ट करके वो मुझे कोई इश्यूज क्रिएट कर सकती है, लाइक स्किन कैंसर हो सकता है। इसलिए स्किन के ऊपर कोई भी केमिकल लगाने से बचना चाहिए। हम हमारे प्राकृतिक लाइफस्टाइल में हम तो लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने स्किन पर वही चीज लगाएं जो आप अपने मुंह में डालकर खा पाते हो, या जो चीज मेरे खाने योग्य है सिर्फ वो मेरे स्किन पर लगाने योग्य है, क्योंकि स्किन के थ्रू भी वो मेरे ही खून में मिलने वाला है। जस्ट बिकॉज मुझे जीभ पर नहीं लगाया, मैंने उसको, मेरे स्वाद नहीं आया, तो मुझे मतलब मैं बाहर से मेरे स्किन पर लगा सकती हूँ, ये मेरी गलतफहमी है। तो स्किन पर भी वही चीजें लगाएं जो अपने आप खा सकते हो। तो ये हुई बात। और साथ में सूरज का महत्व ये है कि जब मैं सूरज में जाती हूँ तो मेरे अंदर की जो नर्वस सिस्टम है मेरा, वो नॉर्मली फंक्शन करता है, क्योंकि मेरे नर्वस सिस्टम वर्क करता है ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और वो एनर्जी उसको पर्यावरण से, सूरज की किरणों से ही मिलता है। तो अगर मैं 24 घंटे अगर 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ, अगर मैं सूरज से बचती हूँ, तो मैं अपने आप के साथ बहुत ही गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक जो महत्वपूर्ण ऊर्जा मुझे जरूरत है मेरे शरीर को, वो मैं अपने आप को मिलने नहीं दे रही हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि कम से कम दिन में 1 घंटा या 2 घंटे धूप में बिताइए। तो एकदम से अब मैं दोपहरी में बाहर जाऊंगी तो शायद मुझे सूट नहीं करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स अंदर टॉक्सिन्स हैं, जलेंगे, स्किन में इश्यूज आएंगी। तो सेफ्टी के लिए डू इट इन अ सेफर वे, कि भाई अर्ली मॉर्निंग या तो लेट इन द इवनिंग, सनराइज होते ही 1-2 घंटे, या सनसेट होने के पहले 1-8 घंटे, इस समय आप सूरज में जाकर समय बिताइए। मिनिमम कपड़े, मैक्सिमम एक्सपोजर, सूरज के अंदर छत पर जाकर सूरज की किरणें आगे की तरफ, पीछे की तरफ लीजिए, जिससे कि अपना बॉडी सूरज की किरणों को सोख सके, और अपने शारीरिक प्रक्रिया जो अंदर की जो क्लेंजिंग होनी है वो सिर्फ सूरज की किरणों के दम पर ही कर पाए, क्योंकि काफी सारी क्लेंजिंग हमारी सिर्फ सूरज की किरणों से ही हो जाती हैं, जो कि हमें पता भी नहीं पड़ती। अगली चीज है हवा। तो हवा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगी कि अपना पहला भोजन जो है वो हवा है, क्योंकि मैं बिना खाना खाए मैं शायद 15 दिन, 20 दिन, महीना भर भी जी लूं, बिना पानी पिए शायद मैं हफ्ता भर भी जी लूं, लेकिन बिना सांस लिए मैं 2 या 3 या 4 मिनट से ज्यादा भी शायद ही नहीं जी पाऊंगी। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण और पहला भोजन मेरी हवा है। अगर मैं सांस नहीं ढंग से ले रही हूं तो मैं जी नहीं सकती। तो इस हवा में इतना महत्व है कि अगर कहते हैं कि सांसें अगर हम सही तरीके से लेना जान जाएं तो हम जीनियस बन जाएं, हमारे दिमाग को हम इतनी बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं कि दुनिया में हम सबसे होशियार और समझदार इंसान बन जाएं। और जैसे जैनों में कहते हैं कि तीर्थंकर बन जाते हैं, जिनको मतलब केवल ज्ञान हो जाता है, वो तभी पॉसिबल होता है जब वो अपनी सांसों को साध लेते हैं। तो सांसों का इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम सांसें सही तरीके से ले लें तो हम हमारे कई सारे, बहुत आगे तक न जाएं, खाली अपने हेल्थ तक ही सोच लें अगर, तो भी हम कई सारी अपनी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही मैं प्रॉपर लंबी सांस लेती हूँ तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है मेरे खून को, और मेरे खून का पोषण ही प्रॉपर ऑक्सीजन है। और जैसे ही उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है तो वो खून ले जाकर मेरे हर एक सेल्स में, हर एक मेरे कोशाणु में वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और उस ऑक्सीजन के दम पर वो उस सेल्स के अंदर का डर्ट निकालता है और गैसेस निकालता है जहरीली, जिसको वापस वो लाकर सांस जब हम छोड़ते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, पॉइजनस गैसेस के रूप में हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो सांस तो मैं ले ही रही हूँ रोज, भूलती तो हूँ नहीं, तो फिर सांसें तो मेरी सही ले रही हूँ, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सांसें हम जिस तरह से आज ले रहे हैं, हम सिर्फ आधी सांसें ले रहे हैं। ध्यान, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी पेट पर हाथ रखिए, एक छाती पर हाथ रखिए और एक सांस लीजिए।
और अब देखिए कि आपने जब सांस ली तो आपके पेट बाहर निकला या छाती बाहर निकली। जैसे ही मैंने सांस लिया, अगर मेरा पेट बाहर निकला तो मैं सही तरीके से सांस ले रही हूँ, और अगर मैंने सांस लिया और मेरी सिर्फ छाती बाहर निकली है तो मैंने सांस सिर्फ आधा लिया है। तो अगर मैं हर सांस में अगर आधा सांस ले रही हूँ तो दैट मीन्स कि मेरे बॉडी को जितनी ऑक्सीजन को हर सांस में जरूरत है वो सांस नहीं मिल पा रही है, वो पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और अगर वो पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अपना हेल्थ उतना ही, मतलब अपना जो अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं वो उतनी ही इनकम्प्लीट रह जाती हैं। और 24 घंटे में हम कितनी सांसें लेते हैं, तो हर सांस बढ़िया तरीके की हो तो अपनी हेल्थ उतनी ही बढ़िया हो जाए। तो मैं कई बार सबको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज दिन में जब भी आपको ध्यान आए, 10 मिनट 15 मिनट एनीवेयर एनी टाइम, जैसे ही ध्यान आए सांसों पर ध्यान दीजिए और लंबी लंबी डीप ब्रीदिंग कीजिए। पेट से सांस लीजिए जिससे कि पूरी तरह से सांस अंदर पहुंच पाए, पूरी ऑक्सीजन मिल पाए, और धीरे धीरे मुझे आदत हो जाए डीप ब्रीदिंग की। अब डीप ब्रीदिंग कई बार बराबर नहीं होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि आजकल हम बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब बिजी लाइफ जीते हैं। बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, मैसेजेस चल रहे होते हैं, व्हाट्सएप चल रहा होता है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बिजनेस की जिम्मेदारियां होती हैं, 2500 चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। और जब बिजी इतना दिमाग हो जाता है तो अपने आप ही सांसें अपनी शॉर्ट हो जाती हैं। अपन डीप ब्रीदिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि उतना जितना दिमाग फास्ट है उतना ही सांसें शॉर्ट है। तो पहले के जैसे जमाना नहीं रहा जब हम एकदम रिलैक्स लाइफ जीते थे। तो जैसे रिलैक्स लाइफ जीते थे तो सांसें अपने आप ही सहजता से लंबी लंबी हुआ करती थी। लेकिन अब आजकल हम वैसी लाइफ नहीं जीने की वजह से अपनी सांसें मैक्सिमम लोगों की आधी ही ली जा रही हैं। तो इसे हम मतलब चेंज करने के लिए क्या करें कि प्रैक्टिस करें हर रोज अपनी सांसों को नॉर्मली लंबी लंबी लेने की। अपन जब भी समय मिले, जब भी फ्री हैं, 2 मिनट बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, जैसे ही याद आ गया, या कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही याद आ गया, नॉर्मल डीप ब्रीदिंग की कोशिश कीजिए, पेट से सांस लेने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को वो आदत डालिए। तो इसी से आपकी कई सारी बीमारियां सही होना शुरू हो जाएंगी। ये हुई तीसरी बात अपनी सांस की। अब चौथा पॉइंट है पानी। पानी का भी अपने शरीर में बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि अपना 70% ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। ठीक है, 70 से 75% अपने शरीर में पानी ही है। तो कई सारा हर बॉडी की हर एक्टिविटी पानी से ही रिलेटेड है क्योंकि अपना जो खून है वो भी पानी से ही बना है मैक्सिमम। तो वो पानी के प्रवाह की वजह से ही, वो खून के प्रवाह की वजह से ही अपने बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली हो पा रहे हैं। तो पानी भी अपने शरीर में जितना पहुंचना चाहिए उतना पहुंचे तो अपना हेल्थ भी सही रह सकता है। तो नॉर्मल पानी जो हम नल का पीते हैं, जो मिनरल वाटर पीते हैं या जो क्लीन करा हुआ पानी पीते हैं, वो इतना बढ़िया नहीं है। हेल्थ के लिए जो बेस्ट पानी है वो है बरसात वाला पानी, या तो फिर जो नदी में बहता हुआ पानी, झरने का बहता हुआ पानी, जो कि आज हमारे पास पॉसिबल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फिर हेल्दी पानी हमें कहाँ से मिल सकता है? तो हम कहते हैं कि बेस्ट वाटर जो है, द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर जो है वो अपना फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि उसमें जमीन से खींचा हुआ पानी है, सूरज से तपाया हुआ पानी है, और हवा और कॉस्मोस की सारे एनर्जी से एनरिच करा हुआ पानी है। और वो जिस में है वो अपने शरीर के अंदर जाते ही अपने शरीर में सोख लिया जाता है, क्योंकि वो अपने खून से उसके एंजाइम्स और हमारे खून के एंजाइम्स काफी सिमिलर होते हैं, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली एसिमिलेट हो जाता है। तो दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई एटलीस्ट 50% से ऊपर फ्रूट्स लीजिए और वेजिटेबल्स भी 30 to 35% लीजिए, ताकि भरपूर पानी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू ही मिल जाए। ठीक है, तो ये हुआ पानी के बारे में। इसके बाद है अपने नींद या अपना आराम। जैसे ही शरीर को भोजन की जरूरत है, जितना इम्पोर्टेंट भोजन है उतना ही इम्पोर्टेंट अपने लिए आराम है या नींद भी है। तो नींद, अगर हम कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं रात को 2 बजे भी सो जाऊं और उसके बाद अगर मैं 8 घंटे सो जाऊं तो 8 घंटे की नींद हो गई है तो वो नींद मेरे लिए काफी है, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। नींद जो है वो रात के 12 बजे से पहले, 12 बजे के पहले की हर घंटे की नींद मुझे 2 घंटे का रेस्ट दे सकता है, और 12 बजे के बाद की नींद मुझे, हर घंटे की नींद मुझे सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट देगा। और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के बाद की नींद मुझे, हर 2 घंटे की नींद में मुझे सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। और सनराइज के बाद की जो नींद है उसमें आप कितना भी सो लो, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो आप टाइम पास कर रहे हो, है ना। तो हमें इतना बर्बाद करने से तो अच्छा है कि हम
रात के 12 से पहले जितना हो सके उतनी नींद पूरी कर लें, ताकि कम समय में ज्यादा फायदा मिल जाए, क्योंकि हम तो व्यापारी हैं। व्यापारी लोग तो इतने होशियार तो होते ही है कि भाई कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न निकालने हैं, राइट। तो कम इन्वेस्टमेंट कीजिए कि कम समय सोइए, लेकिन ज्यादा उसका फायदा उठाइए, और वो तभी हो पाएगा जब आप रात के 12 से पहले ज्यादा से ज्यादा नींद अपनी पूरी कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका इतना रेस्ट हो चुका होगा कि आप उसके बाद जितना भी सो लो वो आपके बोनस में होगा, और बाद में अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हो। अर्ली मॉर्निंग का जो एकदम एक गोल्डन पीरियड होता है इंसान की जिंदगी का, लाइक अर्ली मॉर्निंग जो सूर्योदय के पहले का जो समय है, जब सारी दुनिया एकदम शांत है, एकदम साफ सुथरा है, प्योर ऑक्सीजन है हवा में, सारे बर्ड्स तभी उठ रहे हैं, पेड़ पौधे तभी खिलखिला के उठ रहे हैं, और जब सूरज की किरणें तभी फूट रही हैं। ये समय बहुत ही बढ़िया होता है इंसान को अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने का। तो इस समय उठिए, या तो प्राणायाम कीजिए, या सामायिक कीजिए, या धर्म ध्यान कीजिए, या मंत्र जाप कीजिए, जो भी अपनी आत्मा के लिए अपने लिए जो करना है वो उस वक्त कीजिए आप। तो आपकी जिंदगी में वैसे ही कई सारे तरीके की परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। तो रात की नींद जो बहुत जरूरी है, रात की नींद बढ़िया लेने से दोपहर का जो गोल्डन टाइम है जिंदगी का, अपने पूरे 24 घंटों में जो समय का, वो समय आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकेंगे और अपने हेल्थ को लाइन पर ला सकेंगे। ये जो समय हम अपने लिए जब यूज करते हैं तो मानसिक तौर पे हम इतने शांत और इतने व्यवस्थित हो जाते हैं कि पूरा दिन बढ़िया अपना गुजर सकता है। तो रेस्ट भी अपने लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी बोलते हैं कि रात की नींद जो होती है वो अपना रिचार्जिंग टाइम है। जैसे हर मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए हमको करंट में चार्ज में लगाना पड़ता है, वैसे अपने बॉडी को रिचार्ज करने के लिए, बॉडी की एनर्जी को वापस रिफ्रेश करने के लिए रात की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो रात को नींद बराबर लेनी ज़रूरी है। साथ में मैक्सिमम क्लेंजिंग जो इंटरनल होना है, जो दिन भर के मैंने इनपुट डाले हैं खाने के नाम पे या थॉट्स के नाम पे या एजुकेशन के नाम पे या व्हाटएवर, जितना भी मेरा इनपुट गया है उसे मेरा बॉडी एसिमिलेट करके प्रॉपर ठिकाने पहुंचाकर जो जो अननेसेसरी है, अनवांटेड है, उसको बाहर निकालने की तैयारी इस रात की नींद के दौरान ही करता है। इसलिए रात की नींद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रात को जितना अच्छा नींद लेंगे तो उतनी अपनी हेल्थ का सही रास्ते में जाना पॉसिबल हो जाता है, अपनी बीमारियां क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो सिर्फ रात की नींद ही प्रॉपर लेने से ही कई सारी बीमारियां अपनी सही होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हुई नींद की बात। और इसके अलावा हम कहते हैं कि दिन में भी कभी इंसान को थकान महसूस हो जाए अगर, तो जरूरी है कि अपने बॉडी की सुने और दिन में भी रेस्ट ले लें। अगर रात की नींद बराबर हो चुकी होगी तो दिन में आपको नींद आएगी नहीं, लेकिन अगर नहीं हुई है या मैंने अपने बॉडी को बहुत ओवरटैक्स कर दिया है, दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रेस ले लिया है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आ चुका है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कभी मुझे सडनली थकान महसूस हो। तो ऐसे में प्लीज लिसन टू योर बॉडी एंड रेस्ट ले लीजिए थोड़ी देर, क्योंकि ये रेस्ट शरीर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा होता है, लेकिन हम इसकी नहीं सुनते, तभी जाकर हम बीमार होते हैं। तो शरीर की सुनिए और अपने आप को रेस्ट दीजिए, जिससे कि रिकवर हो जाएगा फॉर नए काम के लिए तैयार हो सकता है। नेक्स्ट है अपने पेट की सफाई। इनपुट्स की इतनी बात हो गई, पेट की सफाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पेट की एवरीडे मॉर्निंग अपने को जैसे उठते ही पेट साफ होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो मान के चलिए कि अंदर बहुत सारा ओल्ड मैटर अपना इकट्ठा हुआ जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो ये ओल्ड मैटर अगर इकट्ठा नहीं होना है तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। तो वही जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर खा लेंगे तो अपने आप ही फाइबर ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो धीरे धीरे अपना पेट ज़्यादा रेगुलरली साफ होना शुरू हो जाएगा। और दिन में जैसे हम 3 बार 4 बार खाते हैं, वैसे ही दिन में 3 बार या 4 बार अपने को पेट साफ करना ज़रूरी होता है। और आजकल के दौरान, आजकल के लाइफस्टाइल में मोस्टली देखा जाता है कि लोगों को मोस्टली एक ही बार पेट साफ होता है। तो समझ लीजिए कि हम 4 बार 5 बार खा रहे हैं और एक ही बार बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर जितना खाया है उसमें से 3-4 बार का आइटम तो अभी भी अपने पेट में ही टिक रहा है। तो वो ऑब्वियसली जो भी अंदर टिक रहा है वो अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स पैदा करेगा। तो पेट बार बार साफ होता रहे, इसका भी ध्यान रहे। और जो भी मैंने खाया है वो पूरी तरह से हजम हुआ है या नहीं है, इस बात का भी ध्यान रहे। और अच्छी तरह से भूख जब तक नहीं लगती है तब तक दोबारा नहीं खाना है, इस बात का भी ध्यान रहे। समय देकर न खाएं, भूख देकर खाएं। जब भूख हो तो खाएं, नहीं हो तो नहीं खाएं, और भूख से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाएं। स्वाद के ऊपर लट्टू होकर तो बिल्कुल भी नहीं खाएं।
इसीलिए कहते हैं कि कम स्पाइसी खाइए, तो अपने आप ही पेट भरते ही अपने आप मन कह देगा कि अब नहीं खाना। नहीं तो ऐसा होता है कि सिर्फ स्वाद के लिए पेट भरने के बावजूद हमारा मन नहीं भरता और हम खाते चले जाते हैं, और इससे से हम अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं, अपना हेल्थ खराब हो जाता है इससे। तो दैट्स वन मोर थिंग। और इसके बाद है मूवमेंट। जैसे सारे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, उनमें इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसके सबसे ज़्यादा बोन्स और बोन जॉइंट्स हैं। 208 बोन्स हैं हमारे, और इतने सारे जॉइंट्स हैं, तो हम बारीक से बारीक काम कर सकते हैं, बाकी कोई जानवर ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो प्रकृति ने हमें इस तरह से बनाया है, इसीलिए है कि हम इतने एक्टिव रह सकें, हम हर तरह के मूवमेंट कर सकें, झुक सकें, उठ सकें, मुड़ सकें, हाथ से लिख सकें, हाथ से सिलाई कढ़ाई कर सकें, डिज़ाइन, इन उंगलियों से भी अपन कई सारी चीज़ें का काम कर सकें। ये हर जानवर में ये कैपेबिलिटी नहीं है। हाथी देख लो, भेड़ देख लो, बकरी देख लो, या बंदरों को ही देख लो, वो भी अपने जितनी बारीकी वाले काम नहीं कर सकते, क्योंकि उतने उनके पास इतने बोन जॉइंट्स नहीं है। तो दिखती बात है, समझने की बात है कि प्रकृति ने हमें बनाया ही मूवमेंट के लिए है, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हम बैठे रहते हैं, या तो ऑफिस में बैठे रहते हैं या तो घरों में बैठे रहते हैं। काम भी सबके इतने लिमिटेड हो चुके हैं कि मतलब एक ही टाइप के काम कर रहे होते हैं, तो एक ही तरह के जॉइंट्स यूज कर रहे होते हैं, एक ही तरह के बोन्स यूज कर रहे होते हैं, और कुछ कुछ बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो कुछ ओवर यूज हो रहा है, कुछ अंडर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से अपने बॉडी में इम्बैलेंस आ रही है, और जिसकी वजह से भी अपने को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे साइटिका और स्पॉन्डिलाइटिस। ये जो इश्यूज हैं, ये सारे इम्बैलेंस के इश्यूज हैं, कुछ ओवर यूज एंड कुछ अंडर यूज। तो ये दोनों ही हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अब इसे हम बैलेंस कैसे करें? तो अब बचपन में हम जैसे खेलते कूदते थे, भागते दौड़ते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आज इस उम्र में हम तो कर नहीं सकते, या हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमको वैसी न तो वैसा हमारा परवरिश रहा है, न तो हमारा वैसा कल्चर रहा है। तो इस ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो मेरी समझ में बेस्ट क्या है कि इस वक्त आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि योगा में 72,000 तरह के आसन हैं, जो आपके बॉडी के हर हिस्से को स्ट्रेच करेगा, हर हिस्से को स्ट्रेंथन करेगा, हर मसल को स्ट्रेंथन करेगा। तो योगा इज द बेस्ट फॉर बॉडी मूवमेंट। स्विमिंग भी अच्छा है, लेकिन वो हर किसी को वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि भाई स्विमिंग पूल का एक्सेस हो। तो बेस्ट है कि आप योगा करें, वॉक करें, और हो सके तो घर में थोड़ा बहुत गार्डनिंग करें, जहां आप झुक रहे हो, गार्डन में मिट्टी खोद रहे हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ करें जहां पर पूरी बॉडी का मूवमेंट हो सके, एंड बिना मतलब सहजता से एकदम रिलैक्सली अपन अपने बॉडी को प्रॉपरली मूव कर रहे हो। और इसके बावजूद अगर कईयों को बैठे बैठे काम करने की जिनकी मतलब सिचुएशन है कि भाई बैठे ही रहना पड़ेगा, तो वो ये ध्यान रखें कि हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा सा चक्कर काट के आ जाएं, या तो नीचे उबड़ू बैठ जाएं, जिससे पूरे बॉडी की नसें तन जाएं। तो ऐसे कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, या तो झुक के अपने अंगूठे छू लें। तो हर आधे घंटे में उठकर थोड़ा सा बॉडी को मूव कर लें, जिससे कि बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर वापस होता रहे। ये नहीं कि एक ही जैसे बैठे रह गए, तो इससे अपने वो हेल्थ इश्यूज आने ही आने हैं। तो ये हो गए सारे अपने हेल्थ के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक छोटी सी चीज़ है इसमें और एक ऐड करना चाहूँगी मैं, कि भाई खाना जो हम खाते हैं वो जितना लीस्ट प्रोसेस्ड रहेगा, उतना अपने बॉडी को ईजी टू डाइजेस्ट रहेगा। कि जैसे खाना मैंने घर पे भी बनाया अगर, तो रोटी भी ऐसी हो कि भाई आटा मोटा ही पिसा हुआ हो, मैदे का ना हो, मतलब जितना ज़्यादा मैं उसको बारीक और महीन हो और उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूँ, मैं उतना ही मेरे पेट को ज़्यादा काम दे रही हूँ। अगर ग्रेवी की सब्जी बना रहे तो उसमें इतनी चीज़ें पड़ रही हैं कि मेरे पेट के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। और उसकी जगह अगर मैं एक सिंगल फ्रूट खा रही हूँ, तो मेरे बॉडी के लिए उतना ही ईजी है टू डाइजेस्ट, बिकॉज इट्स ओनली वन फ्रूट। तो उसे बहुत ज़्यादा उसको उसमें छेद विच्छेद नहीं करना पड़ता है, उसे फटाफट डाइजेस्ट करके वो आगे काम बढ़ा सकता है। तो खाना लीस्ट प्रोसेस्ड हो, और उसके बावजूद अगर बहुत मुझे कुछ चटपटा अच्छा खाने का मन करे, तो घर पे बनाया हुआ हो, या तो भगवान का बनाया हुआ हो, या तो माँ के या बीवी के हाथ का बनाया हुआ हो, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सब के अंदर अपने लिए बहुत प्रेम है और अपने लिए बढ़िया ही देंगे। और यही अगर आप बाहर से कहीं खरीद कर खा रहे हो, तो उन लोगों को आपसे कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ अपने पैसों से प्रेम है। तो उसके अंदर आपको आपके वैल्यू की चीज़ें मिले, ये ज़रूरी नहीं है। तो पैकेज जो भी खाना है, हम तो उसे खाना मानते ही नहीं हैं। खाने के नाम पर खाने जैसी चीज़ें हैं जो कि हमें भ्रमित कर देते हैं, और सिर्फ स्वाद के लिए हम खाते जाते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली कोई अपने लायक कोई भी पोषण का तत्व उसमें होता ही नहीं है।
क्योंकि जितनी किसी चीज की शेल्फ लाइफ बढ़ गई वो उतनी ही मेरे हेल्थ के लिए खराब हो गई। जैसे फ्रूट्स हैं जो बहुत जल्दी खराब होती हैं, तो वो मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर जीवन है, इसलिए वो सड़ सकता है, वो मर सकता है। और जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, उसके अंदर प्राण नहीं है। तो जो प्राण विहित है, जो प्राण निष्प्राण है, वो मुझे प्राण, मेरे प्राण के अंदर प्राण ऐड नहीं कर सकता। वो सिर्फ मेरे ऊपर बोझ बन सकता है, जिसे मेरा शरीर ढोएगा बरसों तक और आगे बीमारी का रूप धारण करेगा, है ना। तो खाना कभी भी हेल्दी ही खाएं, जो फ्रेश है, जो प्रकृति ने मेरे लिए बनाया है वो खाएं, या मैक्सिमम अपने घर का बनाया हुआ खाएं। तो दैट्स इट। तो ये है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ क्वेरीज थी। मेरे ख्याल से ये शायद सबको ही प्रॉब्लम होगी आजकल। अभी इन दिनों सबसे ज्यादा जो लोगों को स्लिप डिस्क, स्पेंडोलाइटिस की प्रॉब्लम, नी पेन, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसका भी क्या रीजन है, और इससे भी इस डाइट से क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? और मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही पूछती हूँ। आई थिंक शायद इनका क्वेश्चन का आंसर एक में ही निकलेगा। एक, ओबेसिटी, ये बहुत ज्यादा आजकल बच्चों में भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि बहुत जल्दी ही वेट पुट ऑन कर लेते हैं, वेट पुट ऑन की टेंडेंसी हो गई है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा होने लगे हैं आज का जो सिस्टम है, जो आज की डाइटरी हैबिट्स हैं उसकी वजह से। एंड वन लास्ट थिंग इज अस्थमा। ये भी आजकल बहुत ज्यादा लोगों में हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम। और इंसोमनिया, नींद ही नहीं आती। जैसा कि आज आपने नींद के बारे में बताया कि हमको टाइम से सो जाना चाहिए, वो तो आजकल की रूटीन से शायद गायब ही हो चुका है। चाहे बच्चों का ले लें, चाहे बड़ों का ले लें, मोबाइल ने उसकी जगह ले ली है। तो सब अपना रूटीन बहुत डिस्टर्ब कर चुके हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन इसको फॉलो कैसे करना है? तो एक नॉर्मल कॉमन रूटीन जो सब फॉलो कर सके, धीरे धीरे चेंज करके। फिर हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे ताकि उसमें पता चलेगा कि किसने कितना फॉलो किया है, उनको कितना उससे बेनिफिट हुआ है। तो खाली सेशन सुनकर अगर हम उसको रख लें तो ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर उसमें से कुछ % लोग भी इसको फॉलो कर पाए और अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाए, उनकी डिजीज दूर हो पाई, तो ये हमारा सेशन सक्सेसफुल रहेगा। और एक चीज, आजकल जो भी कोविड बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका भी क्या डाइट से हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं? और वो रूटीन कैसा होना चाहिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का, एक कॉमन रूटीन आप बता दीजिए। और जो पॉसिबल हो, एक्चुअली इतना मिल्क प्रोडक्ट और इतना प्रोसेस फूड इतना हैबिट में आ चुका है कि आज सुनकर अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि कल से फॉलो करना थोड़ा इजी होगा। बट अगर पूरा प्रोसेस एक पता चल जाएगा कि रूटीन ऐसे फॉलो करना है, और विद इन 2-3 डेज अगर सबको थोड़ा डिफरेंस लगेगा उसके अंदर, तो डेफिनेटली लोग फॉलो करेंगे और ये हमारा सेशन रखना भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर किसी को डॉक्टर स्वाति से भी बात करनी है, तो हम आपको उनका जो नंबर है या जो उनका फेसबुक पे अकाउंट है, आत्मसत्व ना, अंतसत्व करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें पूछ सकते हैं। तो अभी तो प्लीज आप एक ऐसा रूटीन बताइए जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, स्पेंडोलाइटिस, नी पेन, मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉमन कफ एंड कोल्ड फीवर, उसमें हमको डाइट में क्या चेंज करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ बेटर हो सके। एक्चुअली इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो प्राणिक हीलर्स हैं, तो एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ न्यू भी हैं। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ओनली हीलिंग बहुत सपोर्टिव है, लेकिन साथ में हमको अपनी लाइफस्टाइल को भी बेटर बनाना चाहिए। तो अगर जब इन दोनों का मिक्सचर साथ में हो जाएगा, तो बहुत सारी डिजीज जो आजकल लोगों में, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, इंसोमेनिया बहुत टाइम से, कई महीनों से चल रहा है, नींद नहीं आती है रात को, या जब नींद नहीं आती है तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती है। इन सबके लिए एक कॉमन डाइट प्लान और एक कॉमन लाइफस्टाइल जो सबके लिए इजी हो, प्लीज आप एक वो शेयर कीजिए। अभी जैसे आपने इतने सारे इश्यूज के बारे में पूछा, अलग अलग नाम हैं, लेकिन समझने की बात है कि नेचर क्योर में हम लोग कहते हैं कि बीमारी एक है और इलाज भी एक है। एलोपैथी में लाखों नाम दिए होंगे, लेकिन एक्चुअली रियल फैक्ट यही है कि बीमारी एक ही है। जैसे कि टॉक्सिन्स मेरे शरीर के अंदर है तो वो मेरी बीमारी है, और वो टॉक्सिन किस एरिया में जाकर इफेक्ट कर रहा है, मेरे लंग्स के अंदर जाकर इफेक्ट कर रहा है तो मुझे अस्थमा हो रही है, मेरे हार्ट के ऊपर जाकर जम गया है तो मेरे को हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, अगर मेरे आर्टरीज में जम गया है तो मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे हड्डी के जोड़ों में जम रहा है तो मुझे आर्थराइटिस या रूमेटिज्म हो रहा है। ओके, तो डिसीज इज जस्ट वन एंड दैट इज टॉक्सिन्स। एंड हम लोग कहते हैं कि हमारे बॉडी के एनर्जीज को हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या ओवर यूज कर रहे हैं इन द रॉन्ग डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई वी हैव लॉट्स ऑफ डिसीजेस। इसीलिए टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं।
और इसी वजह से डिसीजेस होती हैं। तो सारे डिसीजेस अकॉर्डिंग टू नेचर क्योर आर जस्ट वन ओनली, और उसका इलाज भी हमारे पास एक ही होता है, एंड दैट इज चेंज इन योर लाइफस्टाइल। गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजह से आज आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो हैं। तो सही लाइफस्टाइल और सही हेल्थ फूड हैबिट्स अगर फॉलो कर लो तो ये सारे अपन क्लियर कर सकते हैं। तो नेचर क्योर में जो है वो काफ़ी जो हम लोग फॉलो करते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम हो जाएगा आपके लिए। तो आपके लिए मैं एकदम सिंपल तरीका बताती हूँ एज अ फर्स्ट स्टेप। आप एज अ फर्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो? एज अ फर्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हो कि सुबह का जो नाश्ता है उसे आप ओमिट कर दीजिए। सुबह का नाश्ता आप खाना छोड़ दीजिए, और उसकी जगह अगर आपको भूख लगे तो फ्रेश फ्रूट्स खाइए जो सीजनल हो। अभी सीजन में जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स आप ज्यादा खाइए, रसदार पके हुए मीठे जो फल हो वो सुबह सुबह आप खाइए। एक बार खाइए, 2 बार खाइए, लंच टाइम तक आप जब भी भूख लगे सिर्फ फ्रूट खाइए। और उसके बाद लंच में और डिनर में आप कम अनाज और एक समय पर एक ही तरह का अनाज और मैक्सिमम सब्जी। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मैं खाना खा रही होती हूँ तो मेरी थाली के अंदर एक तरफ या तो अनपॉलिश्ड राइस होगा या तो रेड राइस होगा, और 3 तरह की सब्जियां होंगी। एक पत्तियों वाली सब्जी होगी, और एक नारियल डला हुआ बहुत ही सिंपल एक सब्जी होगी, और एक सब्जी पानीदार रसेदार सब्जी होगी जैसे लौकी, तोरई, ककड़ी, इस तरह की। तो 3 तरह की सब्जियां हो गई, और तीनों मैक्सिमम जहां तक हो सके मैं विदाउट ऑयल बनाती हूँ, और फॉर ऑयल उसमें कोकोनट मिला देती हूँ। और इससे क्या होता है, एक तरह का अनाज ही पहुंचता है तो बॉडी को बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा उसे डाइजेस्ट करने में, और 3 तरह की सब्जियां एट अ टाइम मेरे बॉडी में पहुंच जाती हैं। ओके, तो और इवनिंग के मील में इट विल बी लाइक, अगर रोटी है तो एक ही रोटी लूंगी, और उसमें भी अगर रोटी में कभी होता है तो मैं गाजर को पीस के डाल देती हूँ, या फिर बीटरूट को पीस के डाल देती हूँ, या तो पालक को पीस के डाल देती हूँ। तो पानी नहीं मिलाना पड़ता, इसी से आटा गूंद लेती हूँ, और इसमें फाइबर ज्यादा हो जाता है और ग्लूटेन की मात्रा कम हो जाती है। और उसके बावजूद फिर 2-3 सब्जियां होती हैं, तो सब्जियां ज्यादा पहुंच रही है, वापस रोटी अनाज कम पहुंच रहा है। और घी, दूध, दही मेहरबानी करके अगर हो सके तो छोड़ देने में फायदा है, क्योंकि पहले जो जमाना था, पहले जैसे गायें रहती थी, पहले जैसे हम गाय पालते थे, तब दूध जो था वो बिल्कुल अलग चीज थी। आज जो दूध आ रहा है वो दूध ही नहीं है, वो एक्चुअली जहर है। उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो इंजेक्शन से जो दूध आ रहा है उसमें जो हार्मोन्स हैं, वो आज हमारे जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, सब उसी से कनेक्टेड हैं। जो आजकल हर दूसरी औरत को बच्चा होने में दिक्कत आ रही है, उसके पीछे यही मेजर रीजन है। तो दूध के नाम पर जो भी मिल रहा है वो एक्चुअली शुद्ध दूध, अच्छा दूध नहीं है, और पैकेज दूध तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो मतलब ये अपने हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत नुकसानदायक हो रही है आज। घी भी जो है वो पैकेज, जो बाजार का घी मिल रहा है वो शुद्ध घी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और घर में घी निकाल कर खाएं, हमें इतना पेशेंस भी नहीं है, और न तो अपने पास शुद्ध दूध का कोई सोर्स है। तो इसलिए घी, दूध, दही कम करने में ही फायदा है, क्योंकि मेजर टॉक्सिन्स वहीं से बन रहे हैं। कहते हैं जैन धर्म में कि भाई 5 विगय का त्याग करना चाहिए। तो वो जो विगय जो है उसमें मेन आता है घी, दूध, दही, मक्खन, यही चीजें आती हैं। तो क्यों इसे त्याग करने को बोलते हैं कि इससे विकृति पैदा होती है शरीर में। विकृति यानी कि जहर, यानी कि टॉक्सिन। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, कि ये आज की बात नहीं है, ये पहले से ही बताया हुआ है कि ये हमारे लिए सही नहीं है। हमने स्वाद के लिए और अपने सोचा, हमको कईयों ने बता दिया कि भाई अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, कैल्शियम बहुत अच्छा है मिलता है दूध में, ये भी एक बहुत गलत फहमी है। तो इसलिए हम ये लेना शुरू कर दिया और ले रहे हैं। ये सिर्फ 1970s में ये परंपरा चालू हुई थी कि दूध की कंपनियां खुली थी, तो उन्होंने दूध के बिक्री को बढ़ाने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया था कि भाई दूध में कैल्शियम ज्यादा है इसलिए दूध पीजिए, वरना हमारे कल्चर में सुबह शाम दूध पीने का कल्चर था ही नहीं। अगर हमारे दादी, नानी या अपने पुरखों से अगर पूछा जाए तो वो दूध चाय का परंपरा ही नहीं थी, वो हमारे रूटीन में ही नहीं था। वो तो आजकल हम लोगों ने परंपरा बना ली है कि भाई दूध पीना है, 3 टाइम दूध पीना है। जी नहीं, आप 3 टाइम दूध पी रहे हो तो अपने ऑस्टियोपोरोसिस को आप इन्वाइट कर रहे हो, आप अपने हड्डियों को कमजोर कर रहे हो, आप अपने अंदर कफ इकट्ठा कर रहे हो, आप अस्थमा या ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आप अपने हाथों से लेकर आ रहे हो। जैसे ही कई लोगों को मैंने नोट किया है कि भाई कुछ नहीं, दूध, दही, घी बंद करने से भी कईयों की मतलब सांस की प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुकी है। महीना 2 महीना जिसने घी, दूध, दही छोड़ दिया उसको कफ और सांस की प्रॉब्लम ही क्लियर हो गई। तो घी, दूध, दही को टालें, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाएं, उससे ज्यादा ना खाएं।
रात को न खाएं, दिन में खा लें, ताकि रात से लेकर अगले दिन 8 या 9 बजे तक नहीं खाने से 13-14 घंटे का जो गैप मिल जाता है शरीर को, जो भी ऑलरेडी खाया है उसको प्रोसेस करने का, उससे काफी सारा प्रोसेसिंग क्लियर होके टॉक्सिन्स इकट्ठा नहीं होके बाहर निकल जाती हैं। तो इतना करने से भी काफी चेंजेस आपको बॉडी में फील होने लग जाएगा, बॉडी में हल्कापन लगने लगेगा, और छोटी छोटी कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहीं से सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा करने से इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो क्लियर हो ही जाती है, कई बार लोगों को टाइम से नींद आना शुरू हो जाती है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी जैसे ही आप खाना बार बार कम कर दोगे, दिन में से 2 या 3 बार ही खाओगे, तो वैसे ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आने का मेजर रीजन है कि अपने पेट के अंदर अपन ने ओवरवर्क करा के वहाँ ज्यादा एसिड पैदा करना शुरू कर दिया है। तो उस वजह से वहाँ का मतलब जो स्किन है अपने अंदर का, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, वो खा चुकी होती है वो एसिड। तो उसकी वजह से अपने को ये इश्यू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो दोबारा वो टिश्यू बने तो उसके लिए जरूरी है कि वहाँ बार बार खाना न जाए, बार बार वहाँ काम न दिया जाए। जब रेस्ट मिलेगा तभी रीबिल्डिंग हो पाएगी। तो जैसे ही आप 2 या 3 बार ही खाओगे तो अपने आप ही डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आता है, उस डिस्कम्फर्ट को भी फेस करके आगे जाना होता है। और इसमें यूजुअली ऐसे सिचुएशन में ही एक प्रैक्टिशनर के गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है कि भाई कुछ हीलिंग इश्यूज आ रहे हैं, हीलिंग क्राइसिस आ रही है, तो इस वक्त क्या करना है। यूजुअली लोग घबरा जाते हैं, दवाई लेने में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जबकि यू आर सपोज टू ओवरकम दैट नेचुरली सो दैट द हीलिंग हैपेंस कंप्लीटली। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, ये प्रॉब्लम होती हैं, तो इसके लिए जरूरी है, जैसे मैंने बोला, कि धीरे धीरे योगा करें। पेन होने जितना योगा नहीं करें, धीरे धीरे शुरू करें, कुछ छोटे छोटे आसनों से शुरू करें और अपने कैपेबिलिटी, अपने मसल्स को बिल्डअप करें, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते अच्छे से योगा करना शुरू कर दें, जिससे अपने पूरे बॉडी के मसल्स एंड जॉइंट्स प्रॉपरली फ्लेक्सिबल हो जाएं, प्रॉपरली वर्केबल हो जाएं, और अपने आप ही सारे बोन्स अपने आप को सही कर लेता है। नी के लिए भी सेम चीज है कि रेस्ट देना है पहले। तो जब भी पेन है रेस्ट दीजिए, और जब भी पेन नहीं हो उसको धीरे धीरे व्यायाम कराइए, आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन कराइए, तो अपने आप ही वो पेन आपका क्लियर हो जाएगा। और खान पान का भी इसमें महत्व है। तो खान पान जैसे मैंने बोला है वैसा रूटीन शुरू करके देखिए, इससे भी थोड़ा आपका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और एक और चीज मैं बताती हूँ कि भाई जैसे कह रहे थे कि आप लोग सब मैक्सिमम प्राणिक हीलर्स हो, तो आप प्राण की शक्ति के बारे में, जो एनर्जीज के बारे में आप समझते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम एनर्जीज को समझें, एनर्जीज की चैनलिंग को समझें। एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि मेरे अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसको भी क्लियर करने का महत्व समझें, क्योंकि जो मेरे अंदर की टॉक्सिन है वो भी मेरे एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रही है। मैं बाहर से एक्सटर्नली मैं कितना भी अपने प्राणों को मैं चैनलाइज कर लूँ, मैं उसको सही ले आऊँ, लेकिन दोबारा जो ऑलरेडी जो अंदर जो कचरा है उसमें से जो वापस जो नेगेटिव एनर्जीज निकलने वाली हैं वो वापस मेरे उस पॉजिटिविटी को खत्म कर सकती है। राइट। तो इंटरनल क्लेंसिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट लाइक एक्सटर्नल क्लेंसिंग। जैसे एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जो भी अपने साधु साध्वी हुआ करते थे उस जमाने में, या जैनों में जो तीर्थंकर कहते थे, तो वो लोग तपस्या करते थे, बरसों की तपस्या करते थे, तब जाके उनके शरीर के अंदर की सफाई होती थी। आंतरिक सफाई होने से मानसिक सफाई होती थी, मानसिक सफाई होने से अपने कर्मों की निर्जरा सफाई होती थी, और ये 3 लेवल पर क्लीनिंग होने के बाद ही किसी को केवल ज्ञान या प्रॉपर एनर्जीज की चैनलिंग 100% हो पाती है। So this happens at all levels. So you have to work on your internals also. अपना अंदर अपन ने क्या डाला है वो हमने प्रॉपरली प्रोसेस किया नहीं है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अंदर से हम क्लीन होना शुरू हो गए तो एक्सटर्नली अपने आप ही वो एनर्जीज अपनी चैनलाइज प्रॉपरली हो जाती हैं। और कोरोना के लिए पूछ रहे थे कि भाई डाइट के थ्रू हम कोरोना को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे पास कम से कम अभी तक 20-25 लोगों ने कांटेक्ट किया था, लाइक ऑनलाइन ही फोन करके ही बोल देते हैं, जिनको विश्वास है नेचर केयर पे, वो मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें पॉजिटिव आ गया है, अब हम क्या करें, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें दवाई नहीं लेनी, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उनको इमीडिएटली उपवास करवाती हूँ, जो कि बाहर सबने यही सुना होगा कि भाई उपवास बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है। बट एक्चुअली स्पीकिंग उपवास करने से जब आप अंदर भोजन नहीं डालोगे तो उस वायरस को खाना ही नहीं मिलेगा, तो वो पनपेगा कहाँ। लाइक अब मेरे घर पे एक मेहमान आ गए और मैंने उनको 2 दिन तक खाना ही नहीं खिलाया, तो मेरे घर कितने दिन टिकेंगे।
नहीं टिकेंगे, इमीडिएटली चले जाएंगे। सेम वे मेरे अंदर जो वायरस आ गया, अगर उसको मैंने भोजन नहीं दिया, भोजन, वायरस का भोजन एक्चुअली अपने अंदर की टॉक्सिन है, इट्स नॉट नॉर्मल भोजन, इट इज टॉक्सिन्स इन अ बॉडी। तो जितने टॉक्सिन्स बनते रहेंगे उतना उसको भोजन मिलता रहेगा, वो अंदर टिक जाएगा पक्का, वो तो अंदर आके मुझे इन्फेक्शन देना ही देना है। वरना अगर मैं अंदर से क्लीन हूँ तो बाहर के कितने, एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे आसपास लाखों करोड़ों कीटाणु कॉन्स्टेंटली नॉन स्टॉप है। हवा के अंदर है, मैं पीती हूँ उस पानी में है, मैं खाती हूँ उस भोजन में है, सब जगह है, लेकिन वो अंदर नहीं टिक पाता है क्योंकि उसके लायक अंदर कुछ टॉक्सिन नहीं मिल पाया होता है। तो अगर मेरे अंदर टॉक्सिन्स हैं तो ही वो मेरे अंदर टिकेगा, अगर टॉक्सिन्स नहीं है तो मेरे अंदर नहीं टिकेगा। तो अभी तक सारा प्रोपेगेंडा इज ऑल अबाउट, जहाँ भी सुनो यही बोलते हैं कि एक्सटर्नल क्लेंजिंग रखो, बाहर से सफाई रखो, घर साफ रखो, हाथ में सैनिटाइजर यूज करो और मास्क लगा लो, ये कर लो वो कर लो, बाहर से सब कुछ सारे एहतियात आपको बता दिए, जबकि ये किसी काम के नहीं है। जरूरी है कि आप अंदर से क्लीन रहो। इंटरनल क्लीनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि अगर एक कचरे का डब्बा है, जैसे मैंने बताया था, एक फल कहीं सड़ रहा है या कहीं भोजन सड़ रहा है, तो उसमें ही कीड़े पैदा हो सकते हैं। अगर कहीं कुछ रखा ही नहीं है, जब अगर कोई सरफेस क्लियर है तो वहां पर कोई कीटाणु कैसे पनप सकता है। अब घर में भी कहीं कचरा इकट्ठा हुआ होगा तो वहां कॉकरोचेस आते हुए दिखेंगे, अगर कचरा ही नहीं होगा तो कॉकरोचेस भी नहीं दिखेंगे। एग्जैक्ट थियरी गोज फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, फॉर योर इंटरनल हेल्थ ऑल्सो। अगर अंदर मेरे टॉक्सिन्स हैं तो ही कोई कीटाणु अंदर टिक सकता है, वरना कोई कीटाणु नहीं टिक सकता। चाहे मेरे आसपास सभी को कोरोना हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता अगर मैं अंदर से क्लीन एंड क्लियर हूँ। दैट्स द ओनली थिंग। सो अपने अंदर पर ध्यान दीजिए, अपने अंदर पर ध्यान दीजिए कि मेरा अंदर से मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा खान पान कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मैं कितने प्रसन्न रह रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। तो कोरोना से आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सिंपल तरीके से कोरोना क्लियर किया जा सकता है, एक दिन का उपवास और उसके बाद फ्रूट्स। जब तक सारे सिम्टम्स नहीं दूर हो, सिर्फ इतना ही फॉलो कर लें तो भी अब कोरोना दूर हो जाता है। और थैंक यू वेरी मच। और भी अगर किसी को क्वेरीज हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक और चीज करना चाहूंगी, जैसे आपने रूटीन पूछा था, तो मैंने खाने का तो रूटीन बता दिया, अदरवाइज रूटीन लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, 5 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, सूर्योदय से काफी समय पहले उठ जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो अपना सुबह के जो फ्रेश होना है, होने के बाद या तो वॉक पर जाइए, या तो योगा कीजिए, या तो अपना मेडिटेशन कीजिए, या तो धार्मिक चैंटिंग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भजन गाइए, अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए। मॉर्निंग वॉक पे जाइए, फिर योगा कीजिए, उसके बाद 8 या 9 बजे के बाद खाना पीना शुरू कीजिए। सुबह सुबह उठते से ही चाय वाय से शुरू मत कीजिए, चाय अपने लिए सही नहीं है, बिकॉज वो एक स्टिमुलेंट है, तो चाय भी अवॉइड कर लीजिए। और दिन में 3 टाइम खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए। और शाम के समय भी अगर हो सके तो 6 बजे से पहले खाना फिनिश कर दीजिए, क्योंकि सूरज जैसे ही ढल जाता है अपनी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है, तो उसके बाद खाना खाना अपने लिए सही नहीं है। और 7 बजे के बाद मोबाइल लैपटॉप को हाथ मत लगाइए। 7 बजे अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कीजिए, भजन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और उसके बाद अगर आपको नींद नहीं आए तो मुझे बताइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ लोग इसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इंस्टेड ऑफ मिल्क। विटामिन डी तो खाने के अंदर मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ सूरज से मिल सकता है। तो आप सुबह शाम धूप में जाओगे तो विटामिन डी मिल जाएगा। एंड विटामिन कैल्शियम जो है अपने फलों में और सब्जियों में है, और वो अपने बोन में तभी चिपक सकता है जब हमें विटामिन डी मिलेगा सूरज से। तो कैल्शियम अगर मेरे बॉडी में प्रॉपरली बना रहे तो मैं प्रॉपर फ्रूट्स खा लूँ और प्रॉपरली व्यायाम करूँ, ताकि मेरे बोन्स को एक्सरसाइज भी हो तो ही वो कैल्शियम को सोख सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। एट द सेम टाइम मैं धूप भी लूँ जिससे कि विटामिन डी का प्रोडक्शन हो सके और वो कैल्शियम को अंदर बांध कर रख पाए। इतना ही करना है और मेरे बोन्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इंडिया में हम लोग इतना दूध पीते हैं, फिर भी इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन ऑस्टियोपोरोसिस केसेस। अपने भारत में कमजोर हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा है, जबकि हम 3 टाइम भी दूध पी लेते हैं, दूध की इतनी चीजें खाते हैं, घी भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, फिर हमारी हड्डियां कमजोर क्यों हैं? जब कहा गया कि भाई दूध कैल्शियम का सोर्स है, तो फिर हमारी हड्डियां कमजोर क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअली ये दूध हमारी हड्डियों को कमजोर ही करता है, वो स्ट्रांग नहीं करता है।
The best thing is have lots of fruits, go in the sun, play in the sun, do some yoga, do some physical activity. उसके बाद आपका बोन कभी हो ही नहीं सकता. थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति. और किसी को अगर कुछ भी पूछना है, कोई क्वेरीज हो, तो अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं. अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल ही गया होगा इधर. कोई पूछना चाहते हैं कुछ? Yeah. Hi. Please. Yeah, Rajesh ji. Swati. This is Rajesh here in this class. See, I've been kidney patient since 15 years with elevated creatinine and proteinuria. So just want to understand. See, I've been taking white proteins in my food, basically, which is egg white, chicken, as advised by the doctors. Currently, being treated at Narayana Hrudaya in Bangalore, and I'm settled here in UAE. So traveling there down, everything is quite difficult nowadays. And I was told that vegetables and fruits contain a lot of potassium, because I cannot take potassium because my potassium level is also on a higher note. So just to understand what would be the other remedies that you can suggest. Hi Rajesh. Hi. I recognized you. Okay, with your mask. Yeah, I'll remove. Yeah. So I think actually I need to answer this in very much in detail. Yeah. The complexity is here, which I cannot explain in just this simple session at the moment. Correct. So I think we'll connect on WhatsApp sometime or something. Certainly, no problem. Because what we say is a kidney, when somebody gets into a kidney issue, that means the body has been tackling the toxins for a long time. Exactly. Yeah, and the body has started giving. This is what we say when the kidneys start shutting down. Yeah. So what we need to do to revive the kidneys, we need to give the kidneys time to revive itself. Like it has to regenerate completely. Correct. Regeneration of the organ takes at least 1 year or something. Exactly. Take that much of time and that much of proper right input. Exactly. Yeah. So all that is a quite detailed. Yeah. So actually, my condition is a single kidney syndrome. I'm born with single kidney. Okay. Anyway, we'll touch base soon, Swati. Thank you. Good presentation. Thank you so much. हेलो मैम. हेलो मैम मुझे पूछना था, मेरे को गैस्ट्रिक और एसिडिटी की और पेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. 7-8 मंथ से प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ तक खाने में भी बहुत लिमिटेशन कर दी है. ओनली लंच ही खा पाती हूँ, रोटी खा पाती हूँ, चपाती. शाम को भूख भी नहीं लगती, नहीं होती है. और डॉक्टर से भी, गैस्ट्रोलॉजी से भी मैंने मेडिसिन और जो दवाई ली है, पेट क्लियर नहीं हो पाता. और इसीलिए मुझे तो सुबह का दूध, पहले बोला था कि चाय बंद कर दीजिए, तो मैंने चाय बंद कर दी, दूध चालू कर दिया. अब आप बताओ कि फ्रूट्स खाना चाहिए, तो मुझे दूध करना, मुझे अपना रूटीन कैसे करना चाहिए? मॉर्निंग में फ्रूट्स और लंच में और इवनिंग में क्या करना चाहिए, जो मुझे ये गैस्ट्रिक की वजह से मेरे चेस्ट में पेन, बैक में पेन, सिर में पेन, कभी कहाँ चेस्ट में ऐसे लग रहा है कि कहीं अटैक तो नहीं आ रहा है, बीपी वगैरह बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा पेन होता है तो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और जहां तक मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम. जी, कई लोगों के साथ ये शिकायत है आजकल कि भाई डाइजेशन मोस्टली से कईयों का खराब हो रहा है और उसे बैलेंस करने की कोशिश में दवाइयाँ ली जा रही हैं, जिसकी वजह से उसके भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. तो ये कई लोगों के साथ ये तो इसमें जो मैंने अभी ये रूटीन बताया वो आपको बहुत सूट करेगा, ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं. लेकिन ये ध्यान रखें कि खट्टे फ्रूट्स ना लें, ध्यान रखें कि मीठे फ्रूट्स से ही सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि सुबह एसिड में अगर और खट्टे फ्रूट डाल दोगे तो आपको और जलन हो सकती है. तो मीठे मैम मॉर्निंग में ओनली फ्रूट्स, एप्पल लो, दूध नहीं लो, ओनली एप्पल ले लो. या आपको नहीं लेना चाहिए, दूध आपको छोड़ देना चाहिए.
और इस जगह आपको हरी पत्तियों का रस आप ले सकते हो, उससे आपको काफी आराम मिल सकता है। जो भी ऑर्गेनिक पत्तियां मिलती हो, तो कड़ी पत्ते का रस भी आप ले सकते हो। और गाजर का जूस, गाजर बीटरूट का जूस ले सकते हो। तो इन चीजों से भी आपके एसिड को थोड़ा सा आपका पेट का एसिड शांत हो जाएगा। और पेट में एसिडिटी और इंडाइजेशन बढ़ने का सबसे मेजर रीजन होता है कि हम चिंता बहुत करते हैं। तो अपने मन को शांत करने के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। तो इन चीजों से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। मन जैसे ही शांत हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और रात की नींद भी बहुत महत्व रखती है अपने पेट के डाइजेशन में, तो नींद भी अच्छे से लिया कीजिए। और मैम हाँ, वहाँ तो मैं प्राणिक हीलर हूँ, तो मेडिटेशन डेली करती हूँ। मोना मैम ने जो मैं फॉलो अप किया है वो ही। बट ना, इवनिंग में मुझे क्या करना चाहिए खाने में? यदि भूख की इच्छा ही नहीं होती है तो इवनिंग में खाना लेना चाहिए या? अगर भूख नहीं लगे तो नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल रूल है। अपना बॉडी अपने को सही इंस्ट्रक्शन देता है, उस इंस्ट्रक्शन को सुनना समझना हमें जरूरी है। अगर भूख नहीं है तो नहीं खाना है। तब तक मत खाइए जब तक खुलकर भूख नहीं लगती। ओके मैम। Thank you so much. ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you so much. We are closing the session here. और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या आपका नंबर हम शेयर कर सकते हैं स्वाति जी? जरूर, बिल्कुल। तो हम आपसे आप लोगों से शेयर करेंगे उनका नंबर अभी। और अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज हो तो आप फेसबुक पे इनका है अंत सत्व नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या उसमें जो भी आपको क्वेरीज है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ डेली अपडेट्स आती हैं, तो उसे रीड कीजिए। और किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप आराम से अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। और किसी को अगर लंबा ट्रीटमेंट लेना है या कुछ भी है तो उनके नंबर पर उनको कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। इनका जो सेंटर है वो साउथ में है, मद्रास में, आरकाट में, नेचर क्योर सेंटर। तो यू ऑल आर फ्री टू टॉक टू हर। जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो वैसे ही आपसे सबसे कांटेक्ट कर लेंगे, जिन्हें भी आपको कुछ भी पूछना है। पर हाँ, कुछ पूछने से पहले जो उन्होंने बताया है, ट्राई टू फॉलो दैट। उसे फॉलो करते ही आप में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने भी करके देखा था। फ्रैंकली स्पीकिंग रेगुलर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि चाय की इतनी हैबिट रही, तो पॉसिबल नहीं हुआ। पर जब किया, जब लगा कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जब उस चीज को फॉलो किया, फ्रूट डाइट पर आए, तो बॉडी में बहुत लाइटनेस आई, काम करने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई। हमारा एक रूटीन हो चुका है, इंडियन कल्चर हो चुका है कि हम बहुत थाली सजाकर खाते हैं। रायता भी चाहिए तो दाल भी, सब्जी भी तो मिर्ची भी तो चटनी भी, इतना ये ओवर डाइट हो रहा है हमारा। अब तक हम लोग को हैबिट ही ऐसी पड़ चुकी है, और ये हैबिट छूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर अब अपने अंदर कोई चेंजेस चाहिए, क्योंकि वो करने पर अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो अब हमने थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। और चेंज करते ही स्किन में चेंजेस आएंगे। इतना फेशियल करवाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो अंदर से ग्लो आएगा। डॉक्टर स्वाति की एज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और मैं भी बताऊंगी नहीं एक्चुअली, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते वो जितनी क्यूट और छोटी सी लगती है ना, वो उतनी छोटी है नहीं। बट थैंक यू सो मच स्वाति, डॉक्टर स्वाति, फॉर हेल्पिंग अस। और विल शेयर हर नंबर ऑन व्हाट्सएप। गगनप्रीत, तुम या जो भी जिस भी ग्रुप से आप लोग जुड़े हैं, उस ग्रुप में मैं नंबर शेयर कर दूंगी। और जिन लोगों ने ग्रुप से बाहर अटेंड किया है, उनको नंबर चाहिए, तो जिससे भी आपको नंबर मिला है ये वाला, तो वो आपको इनका नंबर दे देंगे। थैंक यू सो मच स्वाति, डॉक्टर स्वाति, थैंक यू। नाउ वी आर क्लोजिंग द सेशन। बाय।